ये pandas पैकेज को डेवलप किया एंड ही यूज दिस pandas पैकेज एंड अप्लाइड इन पाइथन के साथ इसको एपीआई करके कनेक्ट कर दिया। तो वो लास्ट 3-4 साल से जो ये पाइथन का जो क्रेज आया है वो बिकॉज मतलब इन डेटा साइंस कम्युनिटी इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैंडाज लाइब्रेरी। ठीक है, तो पैंडाज लाइब्रेरी जो है मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे 60 to 70% हमारा टाइम जो होता है ना वो डेटा प्रिपरेशन में जाता है। आज जैसे आज अगर अपने क्लाइंट को मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक मॉडल सबमिट किया क्लाइंट को, प्रिडिक्टिव मॉडल। उसके बाद भी अपने को एक इश्यू आया कि नहीं अपने को ये डेटा को चेंज करके ये डेटा उसमें डालने का, ये कॉलम्स। तो फिर हम लोग वो डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग वाला फिर से फेज में चले गए। तो जितना भी ये डेटा क्लीनिंग एंड रैंगलिंग एंड प्रिपरेशन तो सब पैंडास के थ्रू होता है। तो पैंडास इज वन ऑफ द रोबस्ट एंड क्या बोलते हैं मतलब हार्ट ऑफ डेटा साइंस जो पाइथन से आप करते हो। तो ये बेसिकली लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस का ये होता है। ओके, चलिए आप कंटिन्यू ठीक है। कीजिए। फिर उसके बाद मैंने अब मैंने जो प्रोसेस है जो इंस्टॉल करने का है वो जो है मैं उसके बारे में जो समझा जो मैंने लिस्ट आउट किया। सबसे पहले तो हम लोग को पाइथन ऑर्ग में जाकर डाउनलोड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड जो हम लोग करेंगे और जो लेटेस्ट वर्जन है 3.8.2 उसको किया। विंडो उसमें ऑप्शन आएगा विंडोज़ का जो है वो डाउनलोड करने के लिए, तो विंडोज़ अगर हमारा है तो विंडोज़ हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, इसके अलावा एनाकोंडा पाइथन आर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एनाकोंडा को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन जो मैं दिखा रहा हूँ एनाकोंडा पाइथन आर डिस्ट्रीब्यूशन, वो वहाँ पर मैं गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पाइथन का 3.7 वर्जन डाउनलोड किया। इसके बाद क्या करना, इसके बाद मैंने क्या किया कि कमांड प्रॉम्प्ट में गया, वहाँ लिखा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो ये ऑप्शन आ गया। जैसे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट करेंगे तो एक चीज छोटा सा कह रही है सुरेंद्र। यहाँ पे आपने ऊपर जो पाइथन जो डाउनलोड किया था वो 3.8 वर्जन था, ठीक है, और यहाँ पे ओके वर्जन है 3.7, करेक्ट। ओके हाँ तो जब आप रन करोगे हाँ। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है और ये आपने देखा? वैसा कुछ मेरे को मतलब कैसा है ना, मैंने इसमें भी किया है ना, ये ये 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर है ना, उसको किया मैंने। करेक्ट, लेकिन जो पाइथन वर्जन अभी आप जैसे ये दिखा रहे हैं 3.7 वर्जन है, बट अब जब हाँ पाइथन ये एनाकोंडा जब एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन वाले आप पैकेज पे गए हो तो वहां पे दिखा रहा है कि 3.7 वर्जन है, बट आप जो पाइथन का जो वेबसाइट है वहां पे जब जाके आप चेक कर रहे हो वहां पे अवेलेबल है 3.8 वर्जन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस जो है, हाँ। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है? कुछ होगा इसका फ्लेक्स। मैं इसका रीजन बताता हूँ। जो पाइथन जो है ना, बहुत पहले क्या ना पाइथन आप डायरेक्ट जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, हम्म कमांड प्रॉम्प्ट उससे आप रन कर सकते थे, ठीक है ना। उस ओके पे भी आप सारा डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हो। जो उबुंटू जैसे ओएस है, जैसे विंडोज हम्म ओएस होता है वैसे उबुंटू भी ओएस है लिनक्स का। उस पे क्या करते हैं लोग, जो प्रोग्रामर बेसिकली जो काम करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या ओके करते हैं, जो पाइथन का जो वर्जन है उस पे काम कर लेते हैं। बट मेरे और आपके जैसे आदमी जो लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको ओके बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक या इस टाइप का चाहिए होता है आईडीई, ठीक है ना। ओके ओके तो ये जो आईडीई आता है ये एनाकोंडा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, उसमें 3.8 क्यों है, इसमें 3.7 क्यों है? क्योंकि जो पहले जो लॉन्च होता है कोई भी वर्जन, अपग्रेड वर्जन होता है, वो डायरेक्टली ऑब्वियसली उसके ऑफिशियल साइट में होगा। और कुछ हाँ हाँ दिन बाद जो होता है वो आपका फिर इंटीग्रेशन होता है एनाकोंडा में। जब आप ये देखोगे हमेशा ये दोनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा। अगर वो 3.9 होगा तो ये 3.8 आपका वर्जन होगा। ओके इसीलिए ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। बट इसे फंक्शन में कुछ तो फर्क नहीं आएगा ना, कमांड का जो है इससे फंक्शन फर्क आएगा नहीं, वर्सन। फंक्शन में नहीं ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि आप
जैसे 2.7 से अगर 3.7 जाते हो ना, तो देर इज अ बिग जंप, ठीक है, देर इज अ बिग जंप। क्योंकि बहुत सारा कोर्स जो से जैसे मेरा है कि मैंने बहुत सारा कोर्स जो है ना, जब 3.7 आया था उससे पहले 2.7 वर्जन में डाला था, ठीक है। तो जब 3.7 में आया तो मेरा बहुत सारा कोर्स ना डेप्रिकेट हो गया, डेप्रिकेट हो गया मतलब, जैसे ये लोग क्या करते हैं ना, हर अपग्रेड में ना कोर्स को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सही कि है। आज अगर अपने सब प्लॉट करते हैं तो सब प्लॉट का एक कमांड होता है, तो उस सब प्लॉट का जो कमांड को और कितना फ्लेक्सिबल और रीडेबल बनाया जाए, तो वो करते हैं। तो हम देखोगे 2.7 से 2.8 नहीं आया, डायरेक्टली 3 वर्जन पे चला गया, ठीक है ना। तो देयर वाज ओके। ए ह्यूज जंप। तो बहुत सारा कोड्स जो 2.2 वर्जन में, 2.7 वर्जन में था, वो आपका रिडंडेंट हो गया 3 वर्जन में आने में, ठीक है। ओके। तो बहुत सारा कोडिंग वगैरह जो है ना, जैसे अभी 3.7 है, 3.8 आ गया है, तो पैंडास में बहुत सारा वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक्स कोड्स वगैरह वो यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप बहुत ही हाई लेवल का कोडिंग करोगे, तब आपको चेंजेस दिखेगा कि 3.6 में और 3.7 में क्या ये है। और जब आप python.org पे जब जाओगे ना, तो जो 3.8 जो लेटेस्ट वर्जन है, तो वहां पे एक लिंक रहता है जो बताता है कि प्रीवियस वर्जन से क्या अपग्रेड यहाँ पे हुआ है। तो वहां पे आपको ओके। सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी आप लोगों को फंक्शनलिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बेस फंक्शंस जो होता है, बेस कोड होता है, वो सेम रहता है। मुझे एक चीज और पूछना इस था। सर अभी ये जो है, मतलब मेरा ये लैपटॉप पे है, जुपिटर नोटबुक जो आ रहा है लैपटॉप पे खुल रहा है, सी ड्राइव के ऊपर लेनोवो मेरा यूजर है, उसके बाद जो लेकिन अगर इसको मैं अपना मान लीजिए, ये क्या ऑनलाइन मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, मतलब अपना ये इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हो। देर इज समथिंग कॉल्ड गूगल कोलैब। ओके। गूगल कोलैब, जैसे आपका गूगल ड्राइव में आपका ये क्रिएटेड होगा, अकाउंट क्रिएटेड होगा। तो ये तो बेसिकली आपका लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, ये आपका जुपिटर नोटबुक, और अपने पाइथन वगैरह सब एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक है। बट व्हाट इफ आप कहीं जगह कहीं जाते हो, जिस जिस लैपटॉप में पाइथन और जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे, गूगल कोलैब जो है क्लाउड आपको सर्विस देता है, ठीक है। आई थिंक ओके। पीयूष को ये प्रॉब्लम हुआ था, जो उसके पास। आई एम यूजिंग कोलैब। हाँ, तो वो गूगल कोलैब क्या होता है ना, कि आपका जैसे नॉर्मल क्लाउड जैसा होता है ना, आपका पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है क्लाउड पे रहता है। एंड इट ओके। इज वेरी मच एडवाइजेबल टू यूज गूगल कोलैब रादर देन ये आप डाउनलोड करके जो करते हो। लेकिन अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा क्या कि ओके। जब आप थोड़ा सा एडवांस में जाओगे ना, थोड़ा सा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, तो अपना जो सीपीयू का जो पावर है ना, बहुत कम है, ठीक है। ओके। तो जब आप गूगल कोलैब में करोगे ना, गूगल कोलैब आपको वर्चुअल पावरफुल मशीन देता है, जिसका बेसिकली आपका जीपीयूज एंड टीपीयूज में होता है, जो आपके सीपीयू से बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो ओके। आप एक बार मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर आप पीयूष से भी बात कर सकते हो गूगल कोलैब पे कैसे वो उसको वर्क करना है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ओके। गूगल कोलैब पे वर्क करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। क्या वो पेड होता है, क्या इकोनॉमिक। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है, क्या फ्री रहता है, कुछ ऐसा रहता है? फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। ओके। ठीक है। तो तो नेक्स्ट। इस पे एक चीज था कि जैसे हम लोग भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो इसमें सीरीज है, जैसे मान के चल पाइथन 2.7 है और ये अभी 3.7 है। तो जब पाइथन 2.7 से अपग्रेड होता है तो वो मे बी पाइथन 2.8 आता है या 2.9 आता है। बट जब भी वो नंबर चेंज होता है ना, 2 से 3 में आता है, वो बड़ा शिफ्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारा करेक्ट। पुराना कोड डिप्रिशिएट हो जाता है। तो जब तक 3.7 का 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 चल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट कोई बड़ा चेंजेस नहीं आता है। बट जहां वो 4 में जाएगा, उस वक्त वो सारा कोड एक बार देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कोड मेरा डिप्रिशिएट हो गया, वो जो बड़ा शिफ्ट होता है फिर। ओके। यहाँ पे ये डिफरेंस अपने को जानना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड, है ना। ओके। अपडेट हो गया कि आपका 3.7 से 3.8, लेकिन अपग्रेड हो गया 2.7 से 3, मतलब पूरा ओके। अलग ही पूरा दुनिया में चलेगा, उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। एंड अपडेट मतलब छोटा कुछ एक छोटा मोटा चेंजेस कर दिया, उसको अपडेट बोलते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा आईटी, अब जब आप ये जाओगे ना कोडिंग वगैरह में सब, तो थोड़ा सा आईटी टर्म्स वगैरह ये करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फिर लेनोवो में जाकर जुपिटर नोटबुक ले लिया।
जैसे नोटबुक लिखा तो जुपिटर नोटबुक मेरा ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले मैंने न्यू में क्लिक किया। फिर न्यू क्लिक करने के बाद उसके बाद एक ऐसा एम्प्टी नोटबुक ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसमें हम लोग यहाँ सेल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ सेल अवेलेबल हो गया। तो सबसे पहला जो काम हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, फॉर सिंप्लीफिकेशन करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरीज इसलिए जरूरी है कि एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग क्या करें, एक बड़ा नाम को एक छोटा नाम दे देते हैं तो कोड लिखने में आसान होता है और याद रखने में बार बार टाइम सेविंग होता है। तो मैंने जैसे सबसे पहले मैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया, numpy एज np एंड इंपोर्ट उसके फ्रॉम इंपोर्ट सीरीज डाटा और डाटा फ्रेम किया। तो ये मैंने किया, ये दिखा रहा हूँ जैसे ऐसे किया है। अच्छा, इसमें कैसा है ना कि जरूरी नहीं है कि पीडी जो है पांडास का नाम हम लोग मतलब पीडी रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब एक तरह से हम उसको बोल रहे हैं कि पांडा को अगर हम सीडी भी रखते तो चलता, लेकिन क्या है, ये पॉपुलर टर्म है हर जगह, ज्यादातर ये पांडास को पीडी बोलते हैं। तो पीडी हम लोग करेंगे सारा तो ज्यादा आसान रहेगा। पब्लिक का जो पॉपुलर नेम है ना, वो अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, आसान हो जाता है चीज। तो इसके बाद क्या है, सिंटेक्स कैसा है, इसमें दो चीजें होती है, एक सीरीज होता है, एक डाटा फ्रेम होता है। सीरीज में कैसा रहता है, एक कॉलम में एक वैल्यू रहता है। ये जैसे है नीचे में, जैसे ये जैसे दिख रहा है ओबीजी इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, फिर उसका वैल्यू है। तो इसमें ओबीजी जो नाम है ना, ये हमने डिसाइड किया है, उसको कुछ भी नाम से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। तो ये वेरिएबल है, इसका इसको वेरिएबल बोलते हैं ना, वेरिएबल है। वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल है। तो ये इसका हम पांडास को बोले सीरीज इंपोर्ट करो, सीरीज का वैल्यू दे दिया है 4 7 -5 -3, और इसको ब्रैकेट पे यहाँ ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। और उसके बाद क्या है ना, सुरेंद्र, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्या? मतलब मैं समझ नहीं पाया, केस सेंसिटिव मतलब केस सेंसिटिव मतलब जैसे सीरीज का एस, तूने बहुत सारा लैंग्वेज होता है ना कि वो केस सेंसिटिव होता है, जिसमें अगर तू बड़ा का लिए छोटा एस कर देगा या छोटा के जगह बड़ा एस करेगा तो वो काम नहीं करेगा, तो वो मतलब नहीं, केस सेंसिटिव पांडा में लैंग्वेज। ऐसा ही है। मैंने छोटा वाला भी करके देखा तो लेता नहीं है। डाटा फ्रेम का जो नाम है ना, डाटा फ्रेम का भी जैसे नाम है ना, डी बड़ा कैपिटल रहना पड़ेगा, एफ को भी कैपिटल होना पड़ेगा। और इसका कैसा है ना, स्टार्टिंग है, और एक चीज है कि कोई भी चीज ना कैप्स लॉक यूज मतलब नहीं ये आपका करना है, केस वो सेंसिटिव है। मतलब केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है। अच्छा, तो केस सेंसिटिव है। अच्छा, इसमें जो लैंग्वेज जब भी लिख रहे हैं ना, हमको कोई कैपिटल लेटर से नहीं, यूजर फ्रेंडली है, मतलब अपना कीबोर्ड को देख कर बनाया गया प्रोग्राम। नहीं, मतलब सबसे पहली बात हम लोग बोल रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव है ना लैंग्वेज, ये मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल टू पीडी है, वो पीडी को मैं कैपिटल कर दूंगा तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, स्मॉल में ही लेना पड़ेगा, एरर दिखाने लगेगा नीचे में। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज करने है। जाएंगे ना, एरर दिखाएगा, फिर अपने को समझना पड़ेगा कुछ एरर है तो जाकर ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। वो नीचे में प्रॉम्प्ट नहीं, करता है इस मतलब सेंस एरर में को। जैसे 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 अपना पीडी स्मॉल में लिखे अपने बड़ा में लिख सकते हैं, बताइए कैसे? ऊपर अगर जब इंपोर्ट करते वक्त ऊपर अगर अगर पीडी डिफाइन कैपिटल कर में किया दिया है। रहता वैसा तो चलता ना। करेक्ट, 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 मतलब लाइब्रेरी का करेक्ट। पहला जो है कंप्यूटर को मैंने जो समझाया कि पांडा को स्मॉल पी और डी करो, वो है मतलब उस पर डिपेंड करता है। डेफिनेशन पहला जो स्टार्टिंग डेफिनेशन देंगे ना, उस पर सब कुछ खेल है। वो उसका दिमाग में बैठ गया है, वो हमेशा वो अपना लाइब्रेरी में सर्च करेगा, मतलब कि पांडा को बोलेगा स्मॉल पीडी तो पीडी, बड़ा पी लेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर में हम लोग जो ऑन ऑफ पर कंप्यूटर काम करता है, जो मेन जो बेसिक सीरीज है कंप्यूटर का कान ऑन ऑफ बटन पर काम करता है, तो फिर वो उसको दोनों को अलग ट्रीट करता है वो।
भले हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है अलग से, जैसे ये PD दिख रहा है, हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं कर सकता है। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, और एक चीज इसमें है, हाँ भाई। ये क्या होता है ना, इसमें कैसा ना, हम लोग इंडेक्स एक्सेस को रो जो वैल्यू रहता है ना बाय डिफॉल्ट रहता है, रो नहीं देंगे ना, यहाँ पर रो का इंडेक्स अगर मेंशन नहीं करते हैं ना तो 0 से स्टार्ट कर लेगा, 0 1 2 3। लेकिन कॉलम का अगर इंडेक्स हमेशा मतलब एक का तो सिंगल सीरीज में नहीं होता है, डाटा फ्रेम में मेरे को अगर एक से ज्यादा है तो देना ही पड़ेगा। सही है, मैं राइट हूँ कि? फिर से एक बार। मेरा कहना है कि इसमें कैसा है ना, यहाँ हमने कहीं भी जो हम जब सीरीज ये कर रहे हैं, पांडा का सीरीज जब क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हमको रो का इंडेक्स नहीं दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो जो है ना कंप्यूटर का ले रहा है। लेकिन हम चाहे तो अगर हमको सीरीज का नाम देना है तो हम सीरीज हम स्टार्ट कर सकते हैं, बाजू में लिख सकते हैं सीरीज करेक्ट करेक्ट। रो का। ये 0 1 2 3 लिखा हुआ है, हम अगर उसके जगह पे हमको ABCD लिखना हो वो भी अपने दे सकते हैं। हाँ, तो वो नीचे ऐसा है कि कॉलम जीरो नहीं, कॉलम में डिफाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? मेरे को नहीं लगता। वो भी जीरो नहीं, एक नहीं लगता है। पहला वाला को तो नहीं करना पड़ेगा, एक से ज्यादा वहां तो करना आवाज ही ब्रेक पड़ेगा। हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है पीयूष। मतलब कॉलम को भी डिफाइन करना, अगर नहीं किया अनडिफाइंड रखा तो भी वो जीरो ही पकड़ेगा ना पहला कॉलम। हाँ, मतलब इसमें मैंने जो देखा, मतलब सीरीज वाले में, अब यहाँ देखो कि यहाँ ऊपर में कॉलम का ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, 0 1 2 नहीं आ रहा है ना, जैसे ये वैल्यू है, जैसे 4 7 -5 3, इसका जो प्रिंट आउट जो निकाला उसमें 4 जो का ऊपर 0 नहीं लिखा हुआ कहीं। वो तो अंडरस्टूड है ना उसे। कॉलम नाम नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट कॉलम नाम नहीं आता है। नहीं, वो क्वेश्चन है, या क्वेश्चन वो है कि वो जीरो, वो मतलब इंटीजर नहीं लेता है, वो क्वेश्चन है। मतलब बाय डिफॉल्ट पाइथन तो इंटीजर ही लेता है ना, कॉलम को भी 0 1 2 3, कॉलम भी 0 1 2 3 आइडेंटिफाई करेगा ना, अगर इंडेक्स उसको नहीं दिया तो ऊपर भी। यानी एक सिंगल जीरो ही ट्रीट करता है, पहला कॉलम को जीरो करता है वो बाय डिफॉल्ट करता है। कॉलम नहीं, यहाँ पे अपने कॉलम नहीं, ये रो इंडेक्स लेवल है। जो 0 1 2 3 है ना, ये रो इंडेक्स लेवल है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई इंडेक्स का अगर रेफरेंस नहीं देते हो, पाइथन कैसे काम करता है, पाइथन इंडेक्सेस पे काम करता है, ठीक है। जैसे अपना आप एक्सेल शीट अगर खोलोगे तो जो कॉलम लेवल्स है उसको ABCD करके करता है, एंड जो उसका रो लेवल्स होता है उसको 1 2 3 करता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन का इंडेक्सेस जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 रो लेवल। कॉलम जो होता है ना वो भी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे ये सीरीज डाले हो, बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम का ये नहीं आएगा, ठीक है। बट लेकिन अगर आप यहीं पे अगर रेफरेंस दे देते कि कॉलम को भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, तो बेसिकली जो फर्स्ट जो इंडेक्सेस है 0 1 2 3 वो तो इंडेक्स हो गया, ठीक है। जो उसका जो नेक्स्ट लाइन है जैसे 4 7 -5 3, ये तो आउटपुट है, ये 0 आपका कॉलम इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कमांड में हम लोगों ने ये स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि हमको कॉलम का भी इंडेक्स चाहिए, इसलिए उसने दिया नहीं है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ रो का इंडेक्स देता है सीरीज में। लेकिन जब आप डेटा फ्रेम जब जाओगे तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, रो लेवल भी होता है और कॉलम लेवल्स भी होता है। और कॉलम में बेसिकली हम लोग 0 1 2 3 ऐसा यूज नहीं करते हैं, कॉलम नेम्स यूज करते हैं, ठीक है। मंथ, सेल्स, इस तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो कॉलम का जो इंडेक्स होता है, रादर देन टेकिंग इंटीजर 0 1 2 3, ठीक है, वो क्या कर लेता है, कॉलम का जो हेडर है उसको वो पकड़ लेता है एज अ कॉलम लेवल, ठीक है। लेकिन अगर और डिफाइन नहीं किया रो तो लेवल 0 आपका 1 2 3 0 1 आएगा। 2 3 रहता है। अगर डिफाइन नहीं किया अगर तो अपने हम लोगों ने नॉर्मल डिफाइन नहीं किया, करेक्ट, हम लोगों ने अगर डिफाइन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली वो 0 1 2 3 लेगा। लेकिन डेटा फ्रेम 0 का 1 2 3 इस तरीके, हाँ, आपको लेकिन डेटा फ्रेम में इस तरीके से आपको स्पेसिफिकेशन उसका बैकएंड में बनाया हुआ है कि डेटा फ्रेम क्या है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सीरीज क्या है, सिर्फ एक एरे है, सिंगल एरे मतलब 4 7 5 3। यहाँ पे रो एंड कॉलम्स का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो सिंगल कॉलम ना रहे वो। करेक्ट, उसमें डेटा फ्रेम में क्या है, आपका रो इनटू कॉलम का कॉन्सेप्ट है।
तो कॉलम बाय डिफॉल्ट जो पीडी डॉट डेटा फ्रेम आप लिखोगे तो डेटा फ्रेम के बैकएंड में बाय डिफॉल्ट ये डाला गया है कि ऑटोमेटिकली वो कॉलम का जो नाम है, ठीक है, उसको वो यूज कर ले। बेसिकली जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को वो यूज कर ले। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर आपका जो डेटा फ्रेम होगा एक्सेल में सीएसवी फाइल, अगर वो हेडिंग में 0 1 2 3 आए, कितना गंदा लगेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपना अपना डेटा फ्रेम का जो फर्स्ट रो होता है वो बेसिकली आपका कॉलम नेम होता है। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे पीयूष, हाँ बराबर दिखा रहा है सुरेंद्र। हाँ सुरेंद्र एक बार ऊपर जा, एक बार हाँ, जा रहा हूँ। वहां पे तेरा डेटा टाइप में लिखा था इंटीजर 64। कहाँ? वहाँ पे डेटा टाइप है ना, उसी ऊपर में। हाँ आउटपुट में हाँ, इंटीजर 64। इंटीजर मतलब हो गया कोई भी नंबर है, और वो 64 मतलब कि 64 मतलब 64 वो 64 तक लेगा, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर। ये मुझे ज्यादा इसका समझ में आया नहीं क्या क्यों दे रहा है। हाँ, एक जगह कहीं है, जैसे जैसे अल्फाबेट था तो वो उसने बुलियन लिखा था। बुलियन तो मतलब हो गया नंबर true false। 64 का मेरे को समझ में नहीं है। बुलियन मतलब होता है ट्रू फॉल्स, हो गया ना। बुलियन मतलब यस नो ट्रू फॉल्स, उसको बुलियन बोलते हैं। और इंटीजर 64 मतलब हो गया, इंटीजर मतलब नंबर्स हो गया ना, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। बट वो 64 मतलब 64 क्या बोलते हैं उसको, 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। कैरेक्टर कैसे बोलेंगे दीपक उसको, 64 ये 64 बिट्स बोलते हैं। ये उसका लेंथ नहीं, आता है कैरेक्टर ना? लेंथ नहीं है क्या? लेंथ जो होता है। नहीं, वो लेंथ नहीं होता है। अच्छा लेंथ नहीं है। आपका जो लैपटॉप होता है ना, आपका जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप आइदर 32 बिट्स का होता है, 64 बिट्स का होता है। राइट। ठीक है, तो जब आप देखोगे, जब आप पाइथन ऊपर जब डाउनलोड करोगे, ऊपर जाओ एक बार डाउनलोड वाला में, तो 64 बिट इंस्टॉलर था और 32 बिट इंस्टॉलर था। हाँ, ये था तो मैंने 64 किया था। करेक्ट, इसीलिए आपका ये 64 मतलब आपका जो लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन है वो 64 बिट्स तक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन जो हमारा स्टोर होता है वो बिट्स में स्टोर होता है। बाइट्स होता है ना, बाइट्स BYTS बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स। तो ये उसके लिए है। हेलो, हाँ ठीक है। तेरा आई थिंक मतलब कोई भी कंप्यूटर होता है, जो पुराना कंप्यूटर होता था वो 32 बिट होता था, बट आई थिंक नया जो कंप्यूटर है 8 बिट से चालू होता है, 8 16 32। हाँ बट अभी नया कंप्यूटर सब 64 बिट्स है। करेक्ट। तो बिट्स बेसिकली बाइट्स का छोटा भाई हो गया। हाँ ठीक है, आई थिंक वो है, वो 64 बिट्स उसका है। ठीक है। हाँ पीयूष आगे चल, पुरंद आगे चलना। हाँ, ये तो प्रिंट वाला समझ में आएगा। प्रिंट करना तो प्रिंट डालकर उसको वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में डाल देंगे तो आ जाएगा। अगर मुझे वैल्यू देखना है तो वेरिएबल का जो हमने नाम डिफाइन किया डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें क्या है ना, अब ये एक ऐसा एग्जांपल है कि हमने सीरीज हम बना रहे हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ इंडेक्स का नाम दे रहे हैं। पहले जैसे पुराना जो हमने जो इसके पहले जो एग्जांपल किया उसमें कैसा था ना, 0 1 2 3 जो है बाय डिफॉल्ट दे दिया था, यहीं तक था। 4 7 वैल्यूज तक छोड़ दिया था, इंडेक्स नहीं डिफाइन। यहाँ इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं। और इंडेक्स में ऐसा है कि मतलब अगर न्यूमेरिकल होता है तो हमको उसको कोट में डालने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी अगर हम लोग कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो उसको हमको कोट में डालना पड़ता है, सिंगल कोट या डबल कोट। करेक्ट। मतलब डबल कोट होगा जहाँ पे अपोस्ट्रोफी आ जाता है, मतलब जैसे सुरेंद्र हो गया तो शायद डबल कोट लगता होगा, अदरवाइज सिंगल कोट में चल जाता है काम। जब भी आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं ना, आपको विद इन कोट्स देना पड़ता है। नहीं इसमें सिंगल कोट इसमें आपका सिंगल है ना, सिंगल ही आएगा। नहीं बट सिंगल डबल कोट्स भी दे सकते हैं। नहीं डबल कोट इसमें ऐसा रहता है, जैसे मान के चला मैंने पीयूष शर्ट है ना, तो अगर पीयूष अगर वहां पे अपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूँ, मतलब अपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूँ, तब सिंगल कोट और अपोस्ट्रोफी में कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। वो सब केस में डबल कोट डालना पड़ता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। करेक्ट। इसका जब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो होता है ना, मैं 30 मिनट्स का वीडियो भी अपलोड करूंगा कि वो जहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये इन्वर्टेड कोट्स कहाँ पे लगाना है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली अभी आप समझ लीजिए कि कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो आपको सिंगल कोट्स में दीजिए या फिर इसको अगर डबल कोट्स में भी दे दे तो
ले लेता। मैं थोड़ा समझ, मुझे कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब ये ब्रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं ये नहीं, कोट्स डी कोट्स। जो डिफाइन किया ना, इंडेक्स को डिफाइन किया ना, डी बी ए सी, तो कोट्स में डिफाइन किया। ओके, ये तो एक्चुअली कैसा है ना, ये जो है मैंने नेम दिया, मतलब नहीं वो ठीक इंडेक्स है, का बट हम लोग नाम बात दिया मैंने। वो ठीक है, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको सिंगल कोट में क्यों रखा है। मतलब वो बात कर रहे हैं कि सिंगल कोट में रखा है ना, ओके तो ओके ओके। डी को सिंगल कोट में रखा है ना, तो वो रहा कि डबल कोट हाँ में लेता तो भी लेता पाइथन। ओके। अच्छा, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि डबल कोट में नॉर्मली मेरा अंडरस्टैंडिंग, मैं भी बहुत सारा में देखा है कि जब मतलब सुरेंदर, जब मैं नाम में अपोस्ट्रोफी ले रहा है और मुझे वो रखना है, तब कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मतलब ये अपोस्ट्रोफी नाम है कि क्या है, तब उसको किस में हम लोग डबल कोट में डालते हैं उसको। करेक्ट करेक्ट। ओके तो वो बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलिए। तो ठीक, सिंपल है, अपना इंडेक्स बना लिया हम लोगों ने। हाँ, आई इंडेक्स थिंक ये बना पीयूष लिया हमने। दीपक, ये सब जो है ये तो मतलब खाली इनिशियल स्टेज में है, अदरवाइज आगे जाके तो कभी हमको डेटा मतलब बनाना नहीं पड़ेगा ना टेबल, ये सब तो एक्चुअली इंपोर्ट करके काम करना है। ये सब मतलब खाली समझने ये के तो लिए, जैसे राइट? अपने, हाँ करेक्ट, ये तो बेसिकली अपने समझने के लिए कि भैया सीरीज किस तरीके से होता है, क्या अपने इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं। अब हम एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप देते हैं कि जहाँ पे इंडेक्सेस को अपने को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, आप पकड़ लीजिए कि आपके पास 10 लाख रो लाइन आइटम है, ठीक है ना। 10 लाख रो लाइन आइटम डेटा है। अब उसको आपको दो सेट में डिवाइड करना है, ठीक है। और कोई भी कॉलम्स ऐसा नहीं है जिसको यूज करके आप यूनिकली डिवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी तो एक पैरामीटर पकड़ के डिवाइड करोगे ना। आप अगर डिवीजन करोगे तो कोई भी कॉलम पकड़ के करोगे, बट आप देखते हो कि कोई भी कॉलम्स आपका ऐसा यूनिकली नहीं डिफाइंड है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो डेटा को। तो उस केस में क्या होता है, आपको स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफिकली ये इंडेक्स जो लेबल्स होता है ऑटोमेटिकली वो 0 1 2 3 ले लेगा। बट इस केस में आपको स्पेसिफिकली स्ट्रिंग वैल्यू या कोई भी अदर वैल्यू से उस 10 लाख रो लाइन आइटम्स को डिफाइन करना होगा, सो दैट सेपरेशन आपका इजी हो जाए। ठीक है, डेटा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बट ये जो इंडेक्सिंग री इंडेक्सिंग वाला जो काम होता है ना, वो आपको बहुत यूज आएगा डेटा स्प्लिटिंग में, जो कि जब अपने मॉडल बनाएंगे तब। तो फिर उसमें तो ये फॉर्मूला से नहीं लिखेंगे ना, उसमें तो कुछ अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना कि अलग फॉर्मूला लगेगा, उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडेक्सेस का कब कब यूज आ सकता है और क्या अपने को डेटा सेट बनाना पड़ेगा। डेटा सेट बनाना नहीं उसमें पड़ेगा, तो क्लाइंट अपने लॉजिकल को रीजनिंग डिफाइन देना करेगा। पड़ेगा उसको ना। तो 10 लाख करेक्ट तो क्वांटिटी लिख नहीं पाएंगे ऐसे। करेक्ट। तो उसको उसको बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड आइटरेशंस, ठीक है, जो लूपिंग होता है पाइथन में। तो लूप के राइट। थ्रू अपने एक फंक्शन लूप के थ्रू अपने फंक्शन दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे पाइथन को, और वो ऑटोमेटिकली वो 10 लाख रो लाइन आइटम पे वो क्रिएट कर देगा इंडेक्स इंडेक्स रेफरेंसेस। चलिए। एक बीच में एक ऐसा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के ये समझो एंड जो रिजल्ट इसमें जो आएगा पाइथन का, जिससे कि क्या बोलते हैं, डॉट नेट है या जावा है या कोई भी अल्टीमेट वर्जन, लास्ट में किसी फॉर्मेट बन के ऐप तैयार होता है या कुछ भी। समझो ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये तो नोटबुक के तौर पर सेव होता है, समझो उसमें हाँ, मैटप्लॉट डॉट IPYNB हाँ, IPYNB फाइल में। वो स्टोर होता है। तो और वो विजुअल्स भी अगर कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस का या मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करके वो ग्राफ दिखाता है तो वो जुपिटर बुक में दिखाता है। तो अल्टीमेटली वो मतलब ये जुपिटर से बाहर आता है कि जुपिटर के अंदर रहता है सारा डेटा? नहीं, सारा डेटा जो है वो आपका IPYNB फाइल में ही रहता है। ठीक है, जो आप IPYNB फाइल बनाते हो ना उसी में रहता है। तो वो मतलब वो बाहर नहीं आएगा कभी, ऐसा ऐप और ऐसा ऐसा कुछ वैसा बाहर नहीं आएगा। होता है। अब अपने क्या करते हैं ना, अभी रियल लाइफ में क्या होता है, आपने तो ये कोडिंग वोडिंग कर दिया, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा कि ये कोडिंग से आपको इसको प्रोडक्टाइज करना होता है। ठीक है, प्रोडक्टाइज करना होता है मतलब किसी प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना होता है। तो वो प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है, ये क्या करते हैं हम लोग, वो प्रोडक्ट में ये एल्गोरिदम फिट कर देते हैं। ठीक है, तो वो फ्रंट एंड में काम करने लग जाता है। तो जो भी आप इनपुट फ्रंट एंड में डालोगे उसका आउटपुट निकलेगा वहीं से। तो अच्छा मतलब ये बेसिकली कोड्स हो गया। अब इस कोड्स को
हम लोग फिर उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन के फेस में जाएगा, तो ये जो IPYNB जो फाइल फॉर्मेट है उसको वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट टाइप चेंज हो जाएगा जब आप उसको प्रोडक्टाइज करोगे, वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट जब करोगे। तो वो कौन से प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट होता है, मतलब जैसे एक्सेल हो गया, VB हो गया, ऐसा? वो अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर आप टैब्ल्यू के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, कि जो भी कोड्स आपने जो यहाँ पे रन किया है उसका विजुअलाइजेशन, जैसे मैटप्लॉटलिब में विजुअलाइजेशन आता है, तो वो विजुअलाइजेशन आप टैब्ल्यू में देख सकते हो, तो उसका एक अलग इंटीग्रेशन है। अगर आप पावर BI के साथ करते हो तो .pbix फॉर्मेट है, उसमें होता है, ठीक है। और टैब्ल्यू में .tbw में फॉर्मेट में होता है, तो वो फॉर्मेट चेंज करता है। इसीलिए पाइथन को इतना फ्लेक्सिबल बोला गया है कि पाइथन किसी भी प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। इनफैक्ट कि अगर आप जावा के हेल्प से अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाए हो, वेबसाइट बनाए हो, उसके साथ भी आपका पाइथन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो ये .IPYNB जो फॉर्मेट है ना, वो बेसिकली चेंज हो जाएगा जिसके साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसके मतलब इसमें एक्सटेंशन में। मतलब अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं जाके तो इंटीग्रेट तो करना ही है। ये जो IPYNB जो जुपिटर बुक है, दैट इज जस्ट बैकएंड व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। करेक्ट वो जाके कहाँ तो उसको मर्ज होना ही है, और कहाँ पे जाके। करेक्ट विजुअल के लिए नहीं, लेकिन इनपुट्स के लिए भी ना, मतलब रन होने के लिए भी। सबके लिए, आपका इनपुट्स के लिए भी, विजुअल्स के लिए भी, सबके लिए भी। ओके। जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल बताऊं ना, करेक्ट करना दीपक, अगर जैसे मान के चल हमारा एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है ना, एंड्रॉयड ऐप में मतलब मान के चल हमारा डेटाबेस में कुछ मतलब कुछ करना है, डेटाबेस में काम करके थ्रू पाइथन वगैरह से, और कुछ आउटपुट निकल के आना है जो मेरे को एंड्रॉयड ऐप में दिखाना है एज एन आउटपुट, इसका आउटपुट मतलब एक जो भी एनालिटिक्स करके वो मैं अपने एंड्रॉयड में और इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मतलब एक एंड्रॉयड के कमांड में कॉल करके यहाँ पे इसका जो भी इसका आउटपुट है वो एंड्रॉयड ऐप में लेके आगे चले गया दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। करेक्ट। पाइथन का जो मतलब अल्टीमेट, अगर जो मैं डेटा एनालिटिक्स जितना समझा है, जितना आपने सुनने के बाद जितना रिसर्च किया, उसके बाद अल्टीमेटली वो पाइथन का बैकएंड तलक तो हो गया, समझो सब हो गया, मतलब तो उसको बाहर प्रोडक्शन में जाना ही मतलब दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, राइट? नॉट नेसेसरी। बहुत सारा कंपनी क्या बोलेगा कि भैया आप देखो, जैसे दो तरीके का, जैसे आपके पास ये आएगा एक, आपके पास आया क्लाइंट बोला कि भैया आप मेरे को खाली बता दो कि भैया ये हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा सेल कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में आप डायरेक्टली ये जुपिटर नोटबुक में आपने सारा रिसर्च वगैरह करके उसको आउटपुट जुपिटर नोटबुक में ही दिखा दिया, ठीक है। एक PPT के थ्रू आप अपने इसको आप डाउनलोड एज अ PPT भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप PPT को या कर लो, या फिर इसी फॉर्मेट में, बेसिकली जो क्लाइंट लोग देखना चाहता है इसी फॉर्मेट में देखना चाहता है, ठीक है। भैया रॉ फॉर्मेट में इसी IPYNB फॉर्मेट में यहाँ पे इनपुट कोड हो, और अपने लिए भी आसान होता है ना उनको समझाना कि भैया देखो ये जो आप विजुअलाइजेशन देख रहे हो, इसके पीछे हमने ये चीजें की हैं, ठीक है, और इस कारण से ये विजुअलाइजेशन आया। नहीं तो अगर डायरेक्टली खाली आप उसको विजुअलाइजेशन दिखाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि अच्छा ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो इससे बेटर रहता है कि जुपिटर नोटबुक में ही दिखाओ, ठीक है। तो एक तो क्लाइंट हो गया ये चीज। क्लाइंट क्या बोलेगा कि आप ये रिसर्च तो करो ही करो, उसके साथ साथ आपका जो ये रिसर्च है ना, एल्गोरिदम को मेरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दो, या फिर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दो जो एप्लीकेशन का बैकएंड में ये सारा एल्गोरिदम्स रहे। तो उस केस में क्या होगा ना कि इसको बेसिकली एप्लीकेशन डेवलप करके इतना सारा कोड्स है ना, एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन बिल्डिंग वाला काम जो हो गया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। तो आप ये कोड जब उसको दोगे, वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर का, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जो रन करते हैं उसके बैकएंड में सारा कोड्स ही तो होता है, ये सारे कोड्स को ना उसमें इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट कर देगा वो उसमें, मतलब जो रियल टाइम डैशबोर्ड दिखाता है। करेक्ट। रियल टाइम डैशबोर्ड का जो काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या तो जो भी वो इंटीग्रेट करने के बाद ही वो दिखा पाएगा। वो दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट। नहीं पीयूष, इसमें मैं तेरे को बताऊं ना, जैसे मान के चल मेरा एंड्रॉयड ऐप है, मतलब कोई कंपनी का ऑलरेडी ऐप होगा ना, तो ऑलरेडी उसने बनाया है ना किसी डेवलपर से, या उसका इन हाउस बनाया होगा, कहीं बाहर से बनाया होगा।
तो वो बंदे का काम होगा उसको इंटीग्रेट करना। तू उसके लिए ऐप डेवलप नहीं कर रहा है ना, तो इसका तेरा जो आउटपुट है इसका वो उसके अंदर इनपुट हो जाएगा, खत्म हो गया बस। फिर वो अपना आगे लेके जाएगा ना, बिकॉज तू उसके लिए ऐप तो ना बना के दे रहा, जीरो से एप्लीकेशन नहीं बनाएगा ना। एप्लीकेशन है। यहाँ पे बेसिकली ना एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, और आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। चालू है। ये आई थिंक सुरेंद्र के वहां पे चल रहा होगा। मेरा रेलवे स्टेशन ब्रिज, मेरे को लगा ब्रिज के उधर से आवाज आया कि क्या। मेरा बॉम्बे में नहीं चल रहा भैया, लोकल बंद है। अपना जो एज अ डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है ना, वो बेसिकली आप समझो डेटा साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं, बेसिकली अपने को रिसर्च करके उनको इंसाइट्स देने का होता है। एंड इंसाइट्स देने के बाद जो होता है उनका उनका प्रेरोगेटिव है, क्लाइंट का प्रेरोगेटिव है कि भैया हम लोग से हर बार तो रिसर्च ये करवाएगा नहीं, ठीक है। और 99% जो आजकल कंपनीज होता है वो यही बोलता है कि भैया आपने रिसर्च कर दिया, वेल एंड गुड, आउटपुट आ गया, वेल एंड गुड, 6 महीने बाद हम आपको फिर से पेमेंट नहीं करने वाले, आप एक काम करो अभी पेमेंट इंक्रीज करके इसको ना मेरा प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दो, मेरा आईटी टीम के साथ बैठ जाओ और आप स्पेसिफिकेशन सारा बता दो कि कैसे कैसे क्या करना है, मेरा आईटी टीम आपके कोड्स को इंटीग्रेट कर देगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हम जब भी मेरे को अगर हमको देखना पड़ेगा कि भैया लास्ट 6 महीने का किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, सेल्स को किसके साथ मर्ज करेंगे डेटा, तो वो मेरा एक बटन क्लिक करेंगे, वो सारा आपका ये हो जाएगा, काम का तमाम हो जाएगा, आपको फिर से आपको नहीं बुलाएंगे वो काम करने के लिए। इनका नॉलेज भी होना जरूरी है ना, नहीं है। नहीं, उसका जरूरी नहीं है, उसका जरूरी नहीं है, वो बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया ना उसका काम है। और ऐसा है पीयूष ना, मतलब इसमें तू जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बहुत बार काम करेगा ना, तो तेरे को थोड़ा हल्का फुल्का समझ आ जाएगा क्यों कैसे काम करता है वो, मतलब वो बाई प्रोडक्ट है लर्निंग प्रोसेस का। अदरवाइज आई थिंक दैट इज नॉट एसेंशियल कि उसके लिए करे, वो उसका डोमेन है। एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ जाएगा कि भैया एपीआई का मतलब क्या होता है, ठीक है राइट। ना, स्क्रमिंग का मतलब क्या होता है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो मेन चलिए आगे बढ़िया। एनालिटिक्स के तरफ से वो जुपिटर ही है। करेक्ट। आई थिंक पीयूष का नेटवर्क है। दिख जाएगा जुपिटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चल आगे बढ़ूं क्या? हाँ, हैं। आगे सुरेंद्र। हाँ, आई थिंक एक सेकंड। ये डाटा फ्रेम का है। नहीं सॉरी यार, ये इसका ही था, पांडा सीरीज का, या इस सीरीज डाटा ही था। लेकिन इसमें हमने क्या किया ना कि ऊपर में हमने वेरिएबल को पहले डिफाइन, ऊपर में एक हमने मतलब कॉलम लेवल को जो है ना वैल्यू के साथ डिफाइन कर दिया है, और नीचे में खाली उसको यूज कर रहे हैं। पहले कैसा था कि पांडा डॉट सीरीज ब्रैकेट में वैल्यू, यहाँ वैल्यू पहले ऊपर में हमने डिफाइन कर दिया फिर लिख रहे हैं। और मुझे एक चीज पूछना था यार, मिडल ब्रैकेट क्यों यूज हुआ है, उसे बिग वाला ब्रैकेट क्यों नहीं यूज हुआ, मतलब यहाँ पर पूछना था। ये जो ओहायो वगैरह लिखा हुआ है क्या वहां पे? हाँ हाँ हाँ, वहाँ मिडल। देखो, जब भी अपने सीरीज डिफाइन करते हैं ना, सीरीज, ओके। ठीक है, तो वो अपने स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, है ना। ओके। और ये जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जो मिडिल ब्रैकेट दिए हैं, जो ओहायो कोलोन 35,000, ये बेसिकली ये डेटा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। ओके। डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होता है और सेकंड में उसका वैल्यू होता है, की वैल्यू। तो ओहायो जो हो गया वो आपका की हो गया और 35,000 उसका वैल्यू हो गया। टेक्सास आपका की हो गया और 71,000 उसका वैल्यू हो गया। तो पैंडास में ऐसा है ना कि जब भी आप डिक्शनरी डिफाइन करते हो उसको आपको मिडिल ब्रैकेट में करना होता है, ठीक है। ओके।
तो मैंने पहले क्या किया है, मतलब एक रो, दो कॉलम बनाने के लिए पहले उसको डिक्शनरी में एक कर दिया, एक कॉलम की कॉलम बना दिया, और सेकंड वाला कॉलम आपका की वैल्यू। तो ये 35,000, 71,000, 16,000, 5,000, ये सब की वैल्यू है। और की जो हो गया वो ओहायो, टेक्सास, ओरेगन, यूटा हो गया। ठीक है, तो ये डिक्शनरी हो गया। अब मैंने क्या किया, सेकंड वाले में उस डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो वो बेसिकली दो कॉलम आ गया। हाँ नहीं तो अगर अगर सीरीज क्या है, सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे, सिर्फ सिंगल आपका सिंगल डायमेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को दोनों डायमेंशन चाहिए, दो कॉलम चाहिए। ओहायो भी चाहिए और उसका बगल में 35,000 भी चाहिए, टेक्सास भी चाहिए, 71,000 भी चाहिए। ठीक है ना। तो सही। इसलिए हाँ पहले मैंने उसको डिक्शनरी में किया, जहाँ पे डिक्शनरी में दो वैल्यू आप ले सकते हैं, की एंड की वैल्यूज। और फिर उस डिक्शनरी को मैंने कन्वर्ट कर दिया सीरीज के फॉर्म में। ओके, फिर आगे बढ़। एक ये फंक्शन है फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू इंडेक्स वाइज। तो इसमें वेरिएबल के बाद हमने डॉट लगा के इज नल और स्मॉल ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें वैल्यू नहीं रहेगा ना उस पर वो ट्रू फॉल्स लिखेगा, मतलब उसके हिसाब वैल्यू रहेगा तो ट्रू लिखेगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स लिखेगा। करेक्ट। बुलियन इसलिए यूज हो रहा है, ट्रू फॉल्स इसलिए बुल लिखा हुआ डाटा टाइप। करेक्ट। उसके बाद जो है डाटा, और ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डाटा फ्रेम में कोई पाइथन जो है इंडेक्स को बाय डिफॉल्ट उसमें 0 1 2 है। लेकिन अगर हम अगर कुछ अलग चाहते हैं ना, अगर हम तो हमको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो 0 1 2 करके देगा। और पहले अभी जैसे बात हुआ, जैसे हमने क्या हुआ, कॉलम लेबल का डिफाइन कर दिया हमने। पहले कॉलम मेरा क्या होगा, कॉलम के अंदर क्या क्या आएगा, पहले एक लिखा है स्टेट्स के अंदर क्या आएगा, स्टेट्स मेरा कॉलम लेवल है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले अगर ऐसे हमको पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, उसके हिसाब से ऊपर में हमको लिखना पड़ेगा। अगर वो विजुलाइज नहीं करेंगे तो ये मुश्किल होगा। पहले नीचे क्या आउटपुट चाहिए वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठाना पड़ेगा। करेक्ट। तो किस स्ट्रक्चर में अपने को चाहिए वो अपने को पता रहना चाहिए। हाँ मतलब क्या बट विजुलाइज ये एक जनरली स्टेप ना, आगे कर। बट ये तो आप लोगों को खाली समझाने के लिए था। बट जनरल लाइफ में ना स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना, आपको डायरेक्ट पहले से वो फाइल आपको मिलेगा, आपको इतना ये नहीं करना पड़ेगा। बट ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भैया किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम। अब बहुत बार क्या होगा ना कि आपको एक बड़ा सा फाइल से एक छोटा सा उसमें से सबसेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, दो तीन कॉलम्स निकाल के अपने को खुद से एक सब सब डेटा बनाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, बट वो बहुत ही रेयर चांसेस होता है। ठीक है। ओके। तो रियल लाइफ में आपको डेटा बनाना नहीं पड़ेगा, आपको डेटा बना हुआ ही आएगा। उसके ऊपर आपको फिर आपका डेटा क्लीनिंग, उसका प्रोसेसिंग, उसका विजुअलाइजेशन ये होगा। अच्छा, इस पे एक चीज था कि कहीं जैसे पहले बताया तूने कि दीपक ने बताया कि एक हम लोग डेटा फ्रेम से के थ्रू में बना रहे हैं और दूसरा डिक्शनरी के थ्रू में बना रहे हैं। तो दोनों में और जब बताया कि जब डिक्शनरी के थ्रू बना रहे हैं तो हम लोग को वो कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो हाँ मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट। तो मतलब उस डेटा को बनाने का हमारा दो तरीका है क्या? एज अ डिक्शनरी भी बना सकते हैं या एज हम लोग डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं? अच्छा, डेटा फ्रेम भी बना डायरेक्ट सकते डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, यहाँ छोटा हो जा रहा है ना, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में डाटा को लिख रहे हैं ना, छोटा लिख रहा है, वो लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। डिक्शनरी से लिखा बनाना जा सकता है, डिक्शनरी बना से बनाना सकते हैं। सुरेंद्र। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब सिंगल में भी बना सकते हैं एक लाइन में, लेकिन ऊपर में डिफाइन कर दे तो थोड़ा अच्छा होगा, आसान हो गया रिमेम्बर करने के लिए, लिखने में भी थोड़ा भद्दा सा दिखता, मतलब लंबा सा दिखता, तो बोले क्या है। बट ये तो एक्चुअली डिक्शनरी की तरह से बना हुआ है ना, पहले डिक्शनरी बनाया बाद में उसको फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है हाँ ना। हाँ हाँ, बस करेक्ट। बस ऊपर में पहले डिक्शनरी बना दिया हमने, डिफाइन कर दिया, वैल्यू का सबका डिफाइन कर दिया क्या क्या वैल्यू आएगा। फिर उसको हमने जो उसका नाम दिया डाटा, डिक्शनरी को दिया डाटा। अब हम पांडास को बोल रहे हैं कि डाटा फ्रेम बनाओ डाटा से, डाटा का बराबर। इनपुट लेकर। तो ये ऐसा आ रहा है जैसे स्टेट या कॉलम में आ गया स्टेट ईयर पॉपुलेशन यहाँ, लेकिन इंडेक्स का हमने कुछ नहीं दिया है, इसलिए 0 1 2। अगर यहाँ इंडेक्स का वैल्यू दे देते तो उस हिसाब से ले लेता हूँ। बराबर ठीक है। और एक चीज है इसमें कैसा है ना कि
हम जो है ना मतलब और एक चीज है इसका जो है ना, अभी जो अपने ऊपर में हम लोग देखेंगे एग्जांपल जो है, हमने जो इनिशियल जो किया बाय डिफॉल्ट, पहला जो सीक्वेंस में लिखा ना, स्टेट, ईयर, पॉपुलेशन, ये सीक्वेंस में है। अब इसको मैं क्या चाह रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस को नहीं, अभी जैसे आउटपुट ऊपर में जो देखा कि स्टेट, एक फर्स्ट कॉलम स्टेट है, फिर ईयर है, पॉपुलेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, कॉलम में डिफाइन कर, अगर हम यहाँ पिछला वाले में ऊपर में हमने कॉलम डिफाइन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट उसने पकड़ लिया, लेबल के हिसाब से पकड़ लिया। लेकिन हम कॉलम में अगर डिफाइन कर डाटा कॉमा कॉलम इक्वल टू, फिर वो सीक्वेंस दे देंगे कि भले भैया हमको पहले ईयर दो, फिर स्टेट दो, फिर पॉपुलेशन दो, तो फिर उस हिसाब से वो देगा। करेक्ट। तो तूने अरेंज कर दिया इंडेक्स, कॉलम कैसे समझना है? तो ये फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें दूसरा एग्जांपल हमने अभी जो है डाटा फ्रेम में क्या किया हमने, अभी जो ऊपर का पहला जो इनिशियल था ना हमारा, ईयर, स्टेट, पॉपुलेशन वाइज था। अब मतलब एक हमने पहले जो किया, मतलब रीअरेंज करने के लिए बोल रहे हैं, इंडेक्स री इंडेक्सिंग करने के बोले, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आइटम डाल दिया हमने, डेप्थ। डेप्थ नाम का एक कॉलम डाल दिया। लेकिन जब उसका इंडेक्स यहाँ, लेकिन हमने डिफाइन किया इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इंडेक्स तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ गया, रो आ गया अपना 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ गया। लेकिन डेप्थ का क्या है ना, कहीं भी जो ओरिजिनल में था ना, डेप्थ में जो हम ऊपर जाएंगे ना, ऊपर में कहीं जो इनिशियल जो था ना, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। पॉपुलेशन जैसे यहाँ डेफिनेशन नहीं है कहीं, अगर यहाँ पे डेप्थ का रहता वैल्यू तो उसके हिसाब से लेता, लेकिन नहीं है, इसलिए NaN लिख रहा, नॉट ए नंबर। अच्छा, इसमें और एक चीज मैंने जो देखा यहाँ, अच्छा क्या था, और यहाँ कॉलम को ना, यहाँ पर अच्छा डेप्थ को तो कॉलम डालना पड़ेगा, ठीक है, वो तो समझ में गया। फिल्टरिंग हम में जाते हैं, फिल्टरिंग में एक काम करें क्या, हम लोग इसको कंटिन्यू करें कि यहीं पे स्टॉप करें और इसे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करें, कैसे करें? आई थिंक नेक्स्ट वीक अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। मेरे को भी एक कॉल पे जाने का है, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग डिस्कशन। ठीक है, आई थिंक कुछ पॉइंट है तेरा? नहीं ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर। एक चीज हाँ, मेरा बोल। एक ये रहेगा आप लोग से, मतलब हार्टली रिक्वेस्ट रहेगा कि जो चीज हमने जो कोड्स वगैरह जो दिया है, जिसके ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या ना कि आप घर पे मतलब उसका दूसरा कॉम्बिनेशन वगैरह लगा के ट्राई कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मतलब ज्यादा बेटर रहेगा ना कि आप जो कॉम्बिनेशन लगा के जो ट्राई कर रहे हो ना, उसको प्रेजेंट करो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, पीयूष ने भी देखा है, ब्रिज भाई ने भी देखा है। तो जो कॉम्बिनेशन वगैरह लगा के, जैसे आप बोले कि भैया सीरीज को कैपिटल एस में करना है, ठीक है, तो जब आप छोटा एस में जब लगा रहे हो और जब वो एरर आ रहा है, तो उसको प्रेजेंट करो। ठीक है ना, तो उसमें अपने को क्या रहेगा कि जो अपना जो हाँ करेक्ट, कि अपने उसमें स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो वो चीज करने से ज्यादा आई थिंक ये रहेगा, बेनिफिट मिलेगा, बराबर। हाँ। आप सीक्वेंस वो मेंटेन करो, जो हमारा जो सीक्वेंस हमने जो कोड दिया वो सीक्वेंस मेंटेन करो, बट जो डाटा खुद का इनपुट है, रखे, करेक्ट, हाँ ठीक है, वो ज्यादा कर बेटर ले। रहेगा। ठीक है, आई थिंक वाइंड अप करते हैं। आई थिंक हर बार ऐसे करेंगे कि एग्जैक्टली 9 o'clock बंद कर देंगे, जहां तक खत्म हुई है नेक्स्ट वीक वहीं से फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, करेक्ट। ठीक है। और एनी तो मतलब और कुछ डिफिकल्टीज आ रहा है, मतलब जैसे लर्निंग में या फिर समझने में, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। नहीं वीडियोस एकदम इंफॉर्मेटिव है, क्लियर है, इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है ये लेवल पे समझ तो में हो रहा आगे। है कोई थोड़ा बहुत अभी तो ठीक है, समझ में आया है, मतलब कुछ डाउट नहीं हुआ, इतना दूर तक का जर्नी जो है स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल तो था ही, मतलब मैं भी सोच रहा था ये क्या है, फिर थोड़ा करते करते धीरे थोड़ा धीरे इसका लॉजिक आपको समझ में आने स्टार्टिंग में लगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब
ऐसा लगे कि हम लोग कोड वाले दुनिया में जा रहे हैं, हाँ राइट ऐसा राइट क्या होगा। ऐसा है। बट एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि मतलब ये हमारे लिए एक मतलब एडेड एडवांटेज है, ठीक है, कोड का सीखना। क्योंकि जितने कोडर वगैरह लोग हैं ना जो डेटा साइंस में, और डेटा साइंस में अगर कोई बोलता है कि आप बिना कोडिंग के डेटा साइंस कर सकते हो, तो ही इज टेलिंग पूरा इनकरेक्ट चीज, ठीक है। आप बिना कोडिंग के डेटा साइंस सीख ही नहीं सकते, आपको कोडिंग करना ही पड़ेगा। तो आप समझ लो कि हमारे पास बिजनेस को समझने का एक बहुत ही मतलब बिजनेस एक्यूमेंट जिसको है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, दिन भर कोडिंग करते हैं सुबह से लेकर रात तक। बट उनको बोलो कि भैया ये जो 10 लाइन का डेटा है इसमें से तुम इन्फ्रेंस निकाल के दे दे, तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ओके अपने को दोनों चीज करना है और अपने को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भैया अपने को सिर्फ कोडिंग करना है। कोडिंग इज बेसिकली अ पार्ट एंड पाइथन इज बेसिकली अ टूल, करेक्ट, बेसिक अ टूल जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा मेन फंडा है एनालिसिस करना, ओके ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग मतलब जहाँ कोडिंग में घुस जाते हैं तो एकदम डीप कोडिंग में घुस जाते हैं और अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, तो एनालिसिस पावर जो होता है ना, थिंकिंग पावर, वो गायब हो जाता है। तो अपने को कोडिंग तो करना है, बट कोडिंग में ये सोचना कि कोडिंग इज अ टूल, ठीक है। कोडिंग इज जस्ट अ टूल टू हेल्प यू डू योर एनालिसिस, ओके ठीक है ना। तो वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट वीक, फिर अपने मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है। ओके ओके ठीक, थैंक थैंक यू। गुड नाइट।